हमारे पास भौतिक विज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय अध्याय 8 वैद्य चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स का एक पूरा पीडीएफ है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? तो हमारा मिशन आज ये है कि इस पीडीएफ के हर एक पेज, हर एक लाइन और हर एक हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ना है और उसे गहराई से समझना है। हाँ, बिल्कुल एक वर्चुअल क्लासरूम की तरह। एकदम सही, ताकि परीक्षा के नजरिए से या महज जिज्ञासा के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। तो आज हम सिर्फ कुछ सूत्रों को रटने नहीं वाले हैं। मतलब हम ये समझने वाले हैं कि हमारे आसपास का पूरा ब्रह्मांड मोबाइल नेटवर्क से लेकर तारों की रोशनी तक किस बुनियादी नियम पर काम करता है। बिल्कुल। अगर हम इन नोट्स की गहराइयों में उतरें तो हमें पता चलेगा कि प्रकृति कितनी खूबसूरती से गणित और भौतिकी को आपस में जोड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के पेज 1 की हेडिंग है अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स परीक्षा उपयोगी। हाँ, और इसकी ठीक नीचे क्या लिखा है? इसके ठीक नीचे पहली महत्वपूर्ण बात लिखी है, वैद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी एक दूसरे और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। हाँ, और फिर दो सूत्र दिए गए हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बिल्कुल। और दूसरा है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां सी बराबर ई बटे बी। अच्छा, और चित्र में क्या है? हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है ग्राफ, जिसमें लाल रंग की तरंग ई यानी वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है और नीले रंग की तरंग बी यानी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है। दोनों तरंगे एक दूसरे के एकदम लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर आगे बढ़ रही हैं और एक काले तीर के और सी द्वारा उनके आगे बढ़ने की दिशा दिखाई गई है। मतलब ये सूत्र दिखने में काफी जटिल लग रहे हैं, इनका असल मतलब क्या है? अगर हम इन गणितीय सूत्रों को आसान भाषा में समझें तो मतलब कल्पना कीजिए कि दो बेहतरीन नर्तक या डांसर्स एक मंच पर एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, डांसर्स। हाँ, एक नर्तक लाल कपड़ों में है, वो हमारा विद्युत क्षेत्र है जो ऊपर नीचे उछलते हुए आगे बढ़ रहा है। और दूसरा नर्तक नीले कपड़ों में है, वो चुंबकीय क्षेत्र है जो दाएं बाएं गति करते हुए आगे बढ़ रहा है। सूत्र में जो साइन लिखा है वो ये बता रहा है कि दोनों की लय बिल्कुल एक जैसी है। अरे वाह, मतलब दोनों का तालमेल एकदम सटीक है। बिल्कुल, वे एक दूसरे को सहारा देते हुए बिल्कुल एक साथ प्रकाश की गति सी से आगे बढ़ते हैं। वे एक दूसरे के लंबवत हैं, फिर भी एक ही दिशा में सफर कर रहे हैं। ये लय वाली बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये तरंगे इतनी सटीक हैं तो इनकी खोज कैसे हुई? क्या पुराने नियमों में कोई कमी थी जो हमें इन तरंगों के बारे में सोचना पड़ा? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो ये सवाल हमें पेज 2 पर ले जाता है। हेडिंग है एम्पियर के नियम में विसंगति, इनकंसिस्टेंसी। हाँ, इसमें 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, संधारित्र यानी कैपेसिटर के आवेशन के समय एम्पियर का नियम विफल हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा, प्लेटों के बीच चालन धारा IC 0 होती है। और तीसरा, मैक्सवेल ने बताया कि केवल विद्युत धारा ही नहीं बल्कि समय के साथ बदलने वाला विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, अब यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सर्किट जिसमें एक संधारित्र यानी कैपेसिटर लगा है। तारों में धारा IC बह रही है, लेकिन संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच एक खाली जगह है जहां लिखा है IC बराबर 0। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। अगर प्लेटों के बीच खाली जगह है तो वहां करंट कैसे बह सकता है? क्या ये भौतिकी के बुनियादी नियमों के खिलाफ नहीं है? मतलब क्या एम्पियर का पुराना नियम गलत था? आपका उलझना बिल्कुल स्वाभाविक है। और पता है, यही वो जगह है जहां भौतिकी का इतिहास बदला था। अच्छा। हाँ, एम्पियर का नियम गलत नहीं था बल्कि वो अधूरा था। एम्पियर ने कहा था कि जहां से तार में इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वहां चुंबकत्व बनेगा। जो लॉजिकल लगता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने चित्र में बताया, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच तो कोई तार होता ही नहीं, वो जगह बिल्कुल खाली होती है। हाँ, एकदम खाली। फिर भी प्रयोगों में देखा गया कि वहां एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। मैक्सवेल ने इस पहेली को सुलझाया। कैसे? उन्होंने बताया कि भले ही वहां असली इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे हैं, लेकिन जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो प्लेटों के बीच असली करंट की तरह बर्ताव करता है और चुंबकत्व पैदा करता है। अरे वाह! तो इस खाली जगह की पहेली को सुलझाने के लिए मैक्सवेल ने क्या नया कॉन्सेप्ट दिया? इसके लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा।
पीडीएफ का पेज 3 इसी का जवाब देता है। हेडिंग है विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। बिल्कुल। पहला पॉइंट इसकी परिभाषा है, वह धारा जो समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है विस्थापन धारा कहलाती है। और सूत्र लिखा है ID बराबर एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d phi e बटे dt। हाँ। फिर है एम्पियर मैक्सवेल नियम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID। सही। और आखिरी पॉइंट है संधारित्र के बाहर केवल IC होती है और अंदर केवल ID होती है। अब यहाँ चित्र में दिखाया गया है कैपेसिटर की 2 चौकोर प्लेटें हैं और उनके बीच की खाली जगह से गुलाबी रंग के तीर गुजर रहे हैं, जिस पर एक बड़ा सा पीला तीर लगाकर विस्थापन धारा ID लिखा गया है। तो इस पेज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्सवेल ने भौतिकी को एक नया आयाम दिया, मतलब एक नई दिशा दी। हाँ, ये विस्थापन धारा या ID तारों में बहने वाला कोई असली करंट नहीं है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रभाव है। अच्छा, सिर्फ एक प्रभाव। बिल्कुल। जैसे ही विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव होता है, प्रकृति उसे एक करंट मान लेती है। एम्पियर मैक्सवेल के सूत्र ने इसी बात को गणित में पिरोया। समझ हुआ सर्किट पूरा हो जाता है। अब समझ आया कि कैसे मैक्सवेल ने इस कमी को पूरा किया। ये हमें सीधे पेज 4 पर ले जाता है, जहां सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी समीकरण है। हेडिंग है नोट बॉक्स, निर्वात में मैक्सवेल के 4 मूलभूत समीकरण। इसमें 4 बॉक्स दिए गए हैं। पहला, विद्युत संबंधी गॉस नियम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट DA बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल। दूसरा, चुंबकत्व संबंधी गॉस नियम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DA बराबर 0। हाँ। तीसरा, फैराडे नियम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट DL बराबर माइनस d phi b बटे dt। सही। और चौथा, एम्पियर मैक्सवेल नियम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d phi e बटे dt। मतलब ये समीकरण तो हमने अलग अलग अध्यायों में पहले भी पढ़े हैं। फिर मैक्सवेल का नाम इन चारों के साथ एक साथ क्यों जुड़ गया? क्योंकि मैक्सवेल ने इन चारों को एक साथ रखकर ये साबित किया कि विद्युत और चुंबकत्व अलग अलग ताकतें नहीं हैं। अच्छा। हाँ, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये 4 समीकरण पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नींव है। फाउंडेशन है। बिल्कुल। पहला बताता है कि चार्ज से विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। दूसरा बताता है कि चुंबक के हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, मतलब मोनोपोल नहीं होता। हाँ, नॉर्थ और साउथ। सही कहा। तीसरा, फैराडे का नियम बताता है कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र चुंबकत्व कैसे बनाता है। ये समीकरण ब्रह्मांड की भाषा का व्याकरण है। व्याकरण तो समझ आ गया, लेकिन असल में ये तरंगे पैदा कैसे होती हैं? पेज 5 इसी बारे में। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हेडिंग है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति। पहला पॉइंट, स्थिर आवेश केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, एक समान गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो कि स्थिर होते हैं दोनों उत्पन्न करता है। हाँ। तीसरा और सबसे खास पॉइंट लाल रंग में है, त्वरित आवेश यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। यही वो जादुई शब्द है, त्वरित आवेश। चौथा पॉइंट, तरंग की आवृत्ति बराबर आवेश के दोलन की आवृत्ति। सही। और पांचवा, प्रायोगिक पुष्टि, हर्ट्ज, जेसी बोस और मार्कोनी ने इनका सफल प्रयोग किया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक चमकदार केंद्र से लाल और नीले रंग की गोलाकार तरंगें चारों ओर फैल रही हैं। हाँ। इस त्वरित आवेश का मतलब क्या है? क्या ये वैसा ही है जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं? हाँ, बिल्कुल। आपने एकदम सही उदाहरण पकड़ा। इसे ऐसे समझिए, जब एक चार्ज चुपचाप एक जगह बैठा है तो बस अपने आसपास एक ऑरा या विद्युत क्षेत्र बनाता है। जब वो एक स्थिर गति से चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है, लेकिन तरंगे तब तक नहीं बनती जब तक वो अपनी गति बदलता नहीं है, यानी जब तक वो कांपता या दोलन नहीं करता। अच्छा, मतलब कंपन जरूरी है। बिल्कुल। जैसे शांत पानी में नाव के खड़े रहने से लहरें नहीं बनती, नाव के एक स्थिर गति से चलने पर भी
लंबी लहरें नहीं बनती। लेकिन जब आप शांत पर बोस जैसे महान वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में बनाकर साबित किया। क्या बात है, पत्थर और पानी वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। तो अब जब ये तरंगे पैदा हो जाती हैं तो इनका बर्ताव कैसा होता है? इसके लिए हमें इनकी प्रकृति देखनी होगी। पेज 6 पर हेडिंग है तरंगों की प्रकृति। पहला पॉइंट, ये अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंगे हैं। हाँ। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के और तरंग के चलने की दिशा Z अक्ष के लंबवत होते हैं। बिल्कुल। समीकरण है EX बराबर E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी और BY बराबर B0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी। सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक 3D ग्राफ जिसमें X, Y और Z अक्ष हैं। E फील्ड नीले रंग से X अक्ष पर ऊपर नीचे हो रहा है और B फील्ड नारंगी रंग से Y अक्ष पर दाएं बाएं हो रहा है, जबकि पूरी तरंग Z अक्ष की ओर आगे जा रही है। की दिशा के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर कंपन करना। अच्छा। मान लीजिए आपने एक लंबी रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांध दिया है और दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़कर ऊपर नीचे झटकते हैं। जैसे जिम में करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो लहर तो आगे पेड़ की तरफ जाती है, लेकिन रस्सी खुद ऊपर नीचे हिलती है। अरे हाँ, सही कहा। ठीक इसी तरह इन तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के एकदम समकोण पे कंपन करते हैं। ये तो विजुअलाइज करना बहुत आसान हो गया। अब पेज 7 पर चलते हैं, जहां इनकी चाल और गुणों को नापा है। तरंग सदिश K बराबर 2 पाई बटे लैम्डा। बिल्कुल। नारंगी गोले में कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर CK। हाँ। हरे रंग में E और B का अनुपात C बराबर E0 बटे B0। सही। पीले सितारे में किसी माध्यम में चाल V बराबर 1 बटे अंडररूट म्यू एप्सिलॉन और बैंगनी रंग में निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 1 बटे अंडररूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सबसे अहम सूत्र है। तो मतलब ये सूत्र परीक्षा के लिए तो ठीक है, लेकिन भौतिकी की दुनिया में इनका क्या महत्व है? भौतिकी की दुनिया में ये सूत्र किसी चमत्कार से कम नहीं है। K और ओमेगा बताते हैं कि तरंग अंतरिक्ष और समय में कैसे फैली है। लेकिन जो बैंगनी रंग में सूत्र है प्रकाश की गति का, वो सबसे बड़ा यूरेका पल था। यूरेका पल? वो कैसे? देखिए, मैक्सवेल ने जब विद्युत यानी एप्सिलॉन नॉट और चुंबकत्व यानी म्यू नॉट के स्थिरांकों को सिर्फ गणितीय रूप से इस सूत्र में रखा तो जवाब निकल कर आया लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अरे वाह। हाँ, यह बिल्कुल प्रकाश की गति के बराबर था। इसी सूत्र ने ये साबित कर दिया कि प्रकाश कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वो भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ये सच में रोंगटे कर देने वाला पल रहा होगा। तो क्या प्रकाश ही इकलौती वैद्युत चुंबकीय तरंग है? बिल्कुल नहीं, और यही हमारा अगला पेज बताएगा। PDF का पेज 8 हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। हेडिंग है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एक नजर में। पहला पॉइंट, तरंगों का उनकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के क्रम में वर्गीकरण स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाँ। दूसरा पॉइंट, विभिन्न तरंगों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती, वे एक दूसरे पर अतिव्यापित यानी ओवरलैप होती हैं। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लंबी लहरदार पट्टी जो बाईं ओर चौड़ी है और दाईं ओर सिकुड़ती जा रही है। इस पर क्रम से लिखा है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरणें। नीचे तरंगदैर्घ्य और ऊपर आवृत्ति के तीर बने हैं। सही। ये अतिव्यापित या ओवरलैप होने का क्या मतलब है? स्पेक्ट्रम को आप एक पियानो के कीबोर्ड की तरह सोचिए। अच्छा, पियानो? हाँ। रेडियो तरंगे पियानो के सबसे बाईं ओर के बटन हैं, जिनकी आवाज बहुत भारी, धीमी और लंबी होती है, मतलब कम आवृत्ति और लंबी तरंगदैर्घ्य है। समझ गया। और गामा किरणें सबसे दाईं ओर के बटन हैं, जिनकी आवाज बहुत तीखी, तेज और ऊर्जा से भरी होती है। ये सब रोशनी या तरंगों के ही अलग अलग रूप हैं। अरे वाह। और अतिव्यापन का मतलब है कि इनके बीच कोई सख्त दीवार नहीं है। रेडियो तरंगे धीरे धीरे सूक्ष्म तरंगों में बदल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंद्रधनुष में लाल रंग धीरे धीरे नारंगी में घुल जाता है। हाँ, कोई लाइन नहीं होती बीच में। बिल्कुल, कोई ये नहीं कह सकता कि ठीक इस बिंदु पर लाल खत्म हुआ और नारंगी शुरू हुआ।
ये एनालॉजी बहुत शानदार है। चलिए अब पियानो के इन अलग अलग सुरों को एक एक करके समझते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पेज 9 की हेडिंग है स्पेक्ट्रम, एक रेडियो और सूक्ष्म तरंग है। रेडियो तरंगों के नीचे लिखा है तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से ज्यादा, उत्पत्ति चालकों में त्वरित आवेशों द्वारा और उपयोग टीवी, रेडियो संचार और मोबाइल नेटवर्क। बिल्कुल। सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव्स के नीचे लिखा है तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक। हाँ? उत्पत्ति क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व से और उपयोग विमान संचालन यानी रडार, स्पीड गन और माइक्रोवेव ओवन में। सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तरफ सिग्नल छोड़ता हुआ लाल रंग का रेडियो एंटेना और दूसरी तरफ एक घर में इस्तेमाल होने वाला माइक्रोवेव ओवन। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि रडार और माइक्रोवेव ओवन एक ही चीज है। हाँ, ये कैसे काम करता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन दोनों के पीछे का विज्ञान बिल्कुल एक है। सूक्ष्म तरंगों की एक खास बात होती है, वे पानी के अणुओं से बहुत जल्दी मेल खा जाती हैं। अच्छा, पानी के अणुओं से? हाँ, माइक्रोवेव ओवन में एक उपकरण होता है जिसे मैग्नेट्रॉन कहते हैं, जो ये सूक्ष्म तरंगे खाने पर फेंकता है। खाने के अंदर मौजूद पानी के अणु इन तरंगों को सोख लेते हैं और बहुत तेजी से कांपने लगते हैं। फिर से वही कंपन? बिल्कुल। इसी कंपन और घर्षण से गर्मी पैदा होती है और खाना पक जाता है। वहीं दूसरी तरफ यही तरंगे जब रडार से आसमान में भेजी जाती हैं, तो वे हवाई जहाज से टकराकर वापस लौटती हैं, जिससे उसकी सटीक लोकेशन पता चल जाती है। ये तो कमाल का मैकेनिज्म है। चलिए पेज 10 पर चलते हैं। हेडिंग है स्पेक्ट्रम, 2 अवरक्त और दृश्य तरंगे। हाँ, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट। अवरक्त तरंगों के बारे में लिखा है तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर। इन्हें ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं। उत्पत्ति गर्म पिंडों और अणुओं से, उपयोग टीवी रिमोट, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव, भौतिक चिकित्सा। बिल्कुल। दृश्य तरंगों के बारे में है तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। विशेषता मानव नेत्र केवल इसी प्रकाश के लिए संवेदनशील हैं। सही। यहां चित्र में दिखाया गया है एक तरफ एक टीवी रिमोट जिससे लाल रंग की किरण निकल रही है और दूसरी तरफ एक इंसानी आंख जो एक प्रिज्म को देख रही है जिससे 7 रंगों का प्रकाश निकल रहा है। से निकल रही इन्हीं अवरक्त तरंगों के कारण होती है। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ये तरंगे हमारे शरीर के अणुओं को कंपाती हैं, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। और स्पेक्ट्रम का अगला हिस्सा दृश्य प्रकाश है, जो हम देख सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए, वो पूरा विशाल पियानो और हमारी आंखें सिर्फ बीच के 1 या 2 बटन की आवाज ही सुन सकती हैं। लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक का ये छोटा सा हिस्सा ही वो सब कुछ है जो इंसान अपनी नंगी आंखों से देख सकता है। ब्रह्मांड सच में रहस्यों से भरा है। अब पेज 11 पर आते हैं। हेडिंग है स्पेक्ट्रम 3, पराबैंगनी तरंगे यानी यूवी रेज। बुलेट पॉइंट्स हैं तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, उत्पत्ति सूर्य और बहुत गर्म पिंडों से। हाँ। महत्वपूर्ण तथ्य वायुमंडल की ओजोन परत हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। बिल्कुल। उपयोग जल शोधक में कीटाणुओं को मारने के लिए और लेसिक आंखों की लेजर सर्जरी में। सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ऊपर एक चमकता हुआ सूरज है जिससे यूवी किरणें पृथ्वी की ओर आ रही हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक नीले रंग की ओजोन परत उन्हें एक ढाल की तरह रोक रही है। और नीचे पानी की एक बूंद के साथ एक जल शोधक यानी वाटर प्यूरिफायर का चित्र है। मतलब ओजोन परत हमें बचा रही है, लेकिन फिर हम उसी किरण का इस्तेमाल पानी साफ करने में क्यों कर रहे हैं? यही विज्ञान की खूबसूरती है कि हम प्रकृति की ताकतों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख गए हैं। वो कैसे? पराबैंगनी या यूवी तरंगों में दृश्य प्रकाश से कहीं ज्यादा ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा कि अगर ये सीधे हमारी त्वचा पे पड़े तो सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए सनस्क्रीन लगाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ओजोन परत का होना जरूरी है। लेकिन इसी अत्यधिक ऊर्जा का इस्तेमाल हम पानी के अंदर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए करते हैं। अच्छा, तो वो कीटाणुओं को मार देती है? हाँ, ये यूवी लाइट सीधे उन कीटाणुओं के डीएनए को तोड़ देती है, जिससे वे खत्म हो जाते हैं। एकदम मारक ऊर्जा। तो पेज 12 पर हमारे स्पेक्ट्रम के सबसे ताकतवर सदस्य हैं। हेडिंग है स्पेक्ट्रम 4, एक्स किरणें और गामा किरणें। हाँ, ये सबसे खतरनाक भी हो सकती हैं। एक्स किरणों में लिखा है तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर से 10 की घात -3 नैनोमीटर।
उत्पत्ति उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के धातु लक्ष्य पर टकराने से। उपयोग चिकित्सा में, जैसे हड्डियों की जांच या एक्सरे में। बिल्कुल। गामा किरणों में लिखा है तरंग दैर्ध्य 10⁻³ नैनोमीटर से कम, यानी सबसे अधिक ऊर्जा या आवृत्ति। उत्पत्ति रेडियोधर्मी क्षय और नाभिकीय अभिक्रियाओं से। उपयोग चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक इंसानी हाथ की हड्डियों का एक्सरे और साथ में एक गोल पीले रंग का रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव खतरे का चिन्ह। मतलब ये किरणें हमारे शरीर के आर पार कैसे चली जाती हैं? यहाँ सारा खेल ऊर्जा और आवृत्ति का है। अच्छा। हाँ, जैसा कि हमने स्पेक्ट्रम के पियानो में देखा था, एक्सरे और गामा किरणें सबसे दाईं ओर हैं। इनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि ये सूक्ष्म ऊर्जा की गोलियों की तरह काम करती हैं। अरे बाप रे। बिल्कुल। एक्सरे हमारे शरीर के मांस और ऊतकों को तो पार कर जाती हैं, लेकिन हड्डियों के भारी तत्वों जैसे कैल्शियम से टकराकर रुक जाती हैं, जिससे हमें हड्डियों का चित्र मिल जाता है। अब समझ आया कि एक्सरे में सिर्फ हड्डियां क्यों दिखती हैं। और गामा किरणें तो नाभिकीय विस्फोटों से निकलती हैं। इनकी ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि कैंसर के इलाज में इन्हें बहुत ही सावधानी से सीधे ट्यूमर पर फायर किया जाता है, ताकि कैंसर की कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाएं। विज्ञान सच में अचंभित कर देता है। अब हम पेज 13 पर आते हैं, जहां परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ सवाल हल किए गए हैं। हेडिंग है महत्वपूर्ण संख्यात्मक उदाहरण। हाँ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। मैं इन्हें ठीक वैसे ही पढ़ता हूं जैसे नोट्स में दिया गया है। बिल्कुल। उदाहरण 8.1 E बराबर 6.3 वोल्ट प्रति मीटर। B का मान ज्ञात करें। हल B बराबर E/C बराबर 6.3 बटे ब्रैकेट में 3 × 10⁸ बराबर 2.1 × 10⁻⁻8 टेस्ला। सही। दिशा यदि तरंग x अक्ष में है और E y अक्ष में है तो B z अक्ष में होगा। बिल्कुल सही। और दूसरा है उदाहरण 8.2 By बराबर ब्रैकेट में 2 × 10⁻⁷ साइन ब्रैकेट में 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11 t। हल E0 बराबर B0 × C बराबर 2 × 10⁻⁷ गुणा 3 × 10⁸ बराबर 60 वोल्ट प्रति मीटर। हाँ। अतः EZ बराबर 60 साइन ब्रैकेट में 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर। बिल्कुल। मतलब ये नंबर देखकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे का लॉजिक सीधा है? बिल्कुल। अगर आप एक विद्यार्थी की तरह इस लॉजिक को पकड़ लें तो ये सवाल बहुत आसान है। कैसे? पहले सवाल में हमें विद्युत क्षेत्र E दिया गया था और चुंबकीय क्षेत्र B निकालना था। हमने पेज 7 पर सूत्र पढ़ा था कि C बराबर E/B। हाँ, पढ़ा था। बस उसी सूत्र को गणितीय रूप से घुमाकर B बराबर E/C कर दिया गया। प्रकाश की चाल C का मान हमें पता है, भाग दिया और उत्तर आ गया। तो बस भाग देना था। और दिशा? दिशा के लिए हमेशा दाएं हाथ का नियम या लंबवत होने का नियम याद रखें। X, Y और Z। अच्छा, X, Y, Z। हाँ, दूसरे उदाहरण में भी यही लॉजिक है। वहां B दिया है और E निकालना है, तो हमने C से गुणा कर दिया। जो साइन के अंदर का लंबा सा हिस्सा है वो वैसे का वैसा ही रहता है, क्योंकि दोनों तरंगे एक ही लय में एक ही साथ चलती हैं। तो असल में ये सिर्फ गुणा और भाग का खेल है। अब हम इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हैं। पेज 14 की हेडिंग है परीक्षा उपयोगी सारांश। हाँ, NCERT समरी बॉक्स। इसमें 4 बिंदु हैं। पहला, त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। दूसरा, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल। तीसरा, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। सही। और चौथा, स्पेक्ट्रम को उनकी तरंगदैर्ध्य के आधार पर रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स किरणों और गामा किरणों में बांटा जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लक्ष्य यानी डार्ट बोर्ड, जिस पर बिल्कुल बीचों बीच एक लाल तीर लगा हुआ है। क्या यही वो सब कुछ है जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल। डार्ट बोर्ड का चित्र यही बता रहा है कि पूरे अध्याय में आपको अपना निशाना इन्हीं 4 मुख्य बातों पर रखना है। अच्छा।
इनमें से दूसरा बिंदु बहुत गहरी बात कहता है। इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम यानी हवा या पानी की जरूरत नहीं होती। बिना माध्यम के। हाँ, ध्वनि तरंगों को हवा चाहिए, पानी की लहरों को पानी चाहिए, लेकिन ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें अंतरिक्ष के सन्नाटे और खालीपन में भी लाखों किलोमीटर का सफर तय कर सकती हैं। इसीलिए सूरज की रोशनी हम तक पहुंच पाती है। ये अद्भुत है। और अब हम अपने आखिरी पेज 15 पर पहुंच गए। हेडिंग है विचारणीय विषय। हाँ, पॉइंट्स टू पॉन्डर। पहला बिंदु, सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल एक समान होती है। इनका मुख्य अंतर केवल इनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में होता है। दूसरा बिंदु, हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश के लिए ही संवेदनशील क्यों हैं? क्योंकि मानव का विकास इस प्रकार हुआ है कि हम सूर्य के विकिरण में सबसे प्रबल तरंगों के प्रति संवेदनशील हैं। बिल्कुल। तीसरा बिंदु, अवरक्त तरंगे अणुओं को कंपित करती हैं, जिससे पदार्थ का ताप बढ़ता है, इसीलिए इन्हें उष्णता तरंगे कहते हैं। सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक जलता हुआ पीला बल्ब, जिसका आकार एक इंसानी दिमाग की तरह है और उसके चारों ओर रोशनी की किरणें निकल रही हैं। मतलब ये दूसरा बिंदु मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर रहा है। दिमाग वाले बल्ब का चित्र सही मायने में आपकी सोच की बत्ती जलाने के लिए है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ये दूसरा बिंदु भौतिकी को सीधे जीव विज्ञान से जोड़ देता है। सवाल ये है कि हमारी आंखें पूरे स्पेक्ट्रम में से सिर्फ उसी छोटे से हिस्से को क्यों देख पाती हैं? क्यों? इसका जवाब विकासवाद यानी इवोल्यूशन में है। हमारा सूर्य सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी दृश्य प्रकाश की रेंज में छोड़ता है। अच्छा, सूर्य की वजह से। हाँ, लाखों सालों के विकास के दौरान इंसान की आंखें उस रोशनी का सबसे बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ढल गईं, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मौजूद थी। ये प्रकृति का एक मास्टरपीस है। अरे वाह! तो इसी के साथ हमारे पीडीएफ के सभी 15 पेज पूरे होते हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।